Good afternoon. Myself Meenu Kumari and I am the faculty of JMC Group of Institutions. So today I will tell you what is research process. As we have discussed what is the importance of research in nursing, what is research, हमने पहली वाली क्लास में हर चीज़ पढ़ चुके हैं कि रिसर्च क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है नर्सिंग फील्ड में और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो हमने रिसर्च का क्या है सुपरफिशियल हम लोगों ने पढ़ चुका है कि रिसर्च क्या होती है। सो अभी हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस का क्या पर्पस होता है, फर्स्टली हम वो पढ़ेंगे। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज टू सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम और क्वेश्चन, ultimately aiming to generate new knowledge, deepen understanding and potentially inform decision making or solve practical problems। तो रिसर्च प्रोसेस का क्या पर्पस होता है कि ये एक प्राइमरी पर्पस होता है जिसमें कि रिसर्च प्रोसेस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया कि शुरुआत कहाँ से करनी है और ख़त्म कहाँ पे करनी है। अल्टीमेटली उसका एक एम होता है कि ताकि हमें एक नई नॉलेज मिल पाए, डीपन अंडरस्टैंडिंग, गहराई से हम अपनी रिसर्च को समझ सकें, एंड पोटेंशियली इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब कि जो सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब उसमें जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करें। तो ये क्या होता है, पर्पस होता है रिसर्च प्रोसेस का। नेक्स्ट ये है रिसर्च प्रोसेस का पर्पस और एडवांस अंडरस्टैंडिंग। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, नए एरियाज में अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, जो गैप्स होता है रिसर्च के बीच में वो फिल हो जाता है। पुशिंग द बाउंड्रीज अ ह्यूमन नॉलेज, और हम एक तरीके से धकेलते हैं कि ह्यूमन जो है वो नई नॉलेज को गेन कर सके। नेक्स्ट सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, टैकल्स प्रैक्टिकली चैलेंजेस, प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन दैट इंप्रूव द वेरियस फील्ड्स, मतलब कि सॉल्व करता है रियल वर्ल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स को, जिससे कि क्या होता है एविडेंस बेस, मतलब जो चीज सच्चाई में चल रही है उनको क्या करता है एविडेंस के बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। नेक्स्ट है कल्टिवेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग बाय रिक्वायरिंग ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एविडेंस इवैल्यूएशन एंड लॉजिकल रीजंस, मतलब अपनी जो सोच होती है उसको कल्टिवेट करते हैं, न्यू आइडियाज को जनरेट करते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और एविडेंस बेस्ड इवैल्यूएशन करते हैं कि लास्ट में जो हमने प्रॉब्लम पे काम किया था कि उसका इवैल्यूएशन सही हुआ है या नहीं हुआ या कितना % सही हुआ है। नेक्स्ट है स्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी, मेंटेन्स क्रेडिबिलिटी through transparency, reproducibility and ethical standards, ensuring findings and trustworthy। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं मेंटेन करते हैं क्रेडिबिलिटी को कि हमारी जो रिसर्च है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, उसमें कोई झूठ नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ जो हो वो सच्चाई पे निर्धारित हो, ठीक है, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और इंश्योर होना चाहिए कि जो भी हम फाइंडिंग्स कर रहे हैं वो क्या होती है ट्रस्टवर्दी होती है, मतलब हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं पर्पस ऑफ रिसर्च प्रोसेस। नेक्स्ट वी आर शिफ्टिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो पहला है क्लियरिटी, स्पेसिफिसिटी, मेजरेबिलिटी, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड और रिलेवेंस। तो वन बाय वन हम एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगी मैं अभी। क्लियरिटी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि रिसर्च का जो भी ऑब्जेक्टिव है कि हम किस लिए काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए और इजी होना चाहिए ताकि लोग क्या जल्दी से जल्दी समझ सके। वन शुड इंश्योर देयर इज नो स्पेस फॉर एम्बिग्युइटी एंड मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब कि हमें इंश्योर होना चाहिए कि हमसे कोई भी गलती ना हो या कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन ना हो हमारी किसमें रिसर्च में, या जो हमने प्रॉब्लम ली है उसकी स्टेटमेंट में, या प्रॉब्लम जिस पे हम काम कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, एंड मेक श्योर कि नो स्पेस, मतलब कहीं पर भी गलती करने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए और मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, तो इट शुड बी क्लियर। Next, specificity. Objective should be specific and narrowly focused on the aspects of research topic that the study intended to be investigate. They should answer the question of what or which rather than how or why. मतलब कि specific होनी चाहिए हमारी research, topic से related होनी चाहिए जिस पे हम investigate कर रहे हैं। They should answer the questions, मतलब उनको question के answers करने हैं कि what मतलब क्या, which मतलब कौन सा, जिसमें कि इसमें how और why मतलब क्यों और कैसे का हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि
व्हाट मतलब क्या और विच मतलब कैसे, हमें जो जवाब ढूंढने हैं हमें इनके ढूंढने हैं रादर देन हाउ एंड वाई। हाउ मतलब क्यों और कैसे। सो इट शुड बी स्पेसिफिक। नेक्स्ट है मेजरेबिलिटी। रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी फॉर्मुलेटेड इन अ वे दैट अलाउज फॉर मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। रिसर्च एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेजरेबिलिटी होती है। इसमें ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो इवैल्यूएशन या हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो हमें अलाउ करे कि हम उसका मेजरमेंट जो है एक स्पेसिफिक एरिया पे कर रहे हैं और इवैल्यूएशन में वो हमारी हेल्प करे। दिस मीन्स दैट देयर शुड बी अ वे टू डिटरमाइन वेदर द ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड और नॉट। मतलब कि जो हमने सोचा था हम वहां तक पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे हैं। जैसे कि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम 50 सैंपल पे काम करें, तो हमें मेजरेबिलिटी देखनी है कि क्या हमें 50 सैंपल मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो रिसर्च शुड बी मेजरेबिलिटी। नेक्स्ट रिलेवेंट। ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेवेंट टू द रिसर्च टॉपिक। मतलब हमारा जो टॉपिक है वो क्या होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए कि जिस पे हम काम कर रहे हैं हमारे रिसर्च से रिलेवेंट मतलब कि मिलता जुलता होना चाहिए। एंड अलाइन विद द ओवरऑल रिसर्च क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। इसका मतलब है कि हमारी जो रिसर्च है वो रिसर्च का जो टॉपिक है वो हमारी रिसर्च से मिलता जुलता होना चाहिए। दूसरा ओवरऑल रिसर्च जो हम कर रहे हैं वो एक अलाइनमेंट में होना चाहिए कि मतलब जो पहले हमें कहाँ से शुरू करना है, ये नहीं कि हमने फर्स्ट स्टेप करने के बाद सीधा फोर्थ स्टेप पे चले गए, नहीं, वो एक अलाइन में होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप के बाद हमें सेकंड स्टेप पे चलना है। ठीक है, तो ये होता है कि रिसर्च शुड बी रिलेवेंट। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। ऑब्जेक्टिव शुड बी attainable within the constraints of the study including time, resources and feasibility। मतलब कि हमारी जो रिसर्च होती है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है रियलिस्टिक। मतलब कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें टाइम कितना लगा है, कौन कौन से रिसोर्सेज लगे हैं और कितने आराम से हमने क्या करी है, अपनी रिसर्च करी है। तो क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए कि हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा ना लगे, जो हमारे पास रिसोर्सेज जो हमारे पास हो हम उसी में अपना काम कर सकें और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, अपनी रिसर्च जो है फिजिबल एक नॉर्मल तरीके से हम अपनी रिसर्च को कर सके। तो रिसर्च शुड बी रियलिस्टिक। नेक्स्ट टाइम बाउंड। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मे हैव एसोसिएटेड timeline or deadline to indicate when the research aim should be accomplished। मतलब कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टाइम बाउंड। मतलब कि एक हमें टाइमलाइन बनानी चाहिए कि हमें इतने टाइम में ये रिसर्च क्या करनी है, अपनी कंप्लीट करनी चाहिए, ताकि जो रिसर्च का एम है हम वहां तक पहुंच सके कि हमने ये रिसर्च क्यों करी है। पता चला कि टाइम के चक्कर में एक रिसर्च को जो 2 महीने लगने थे वो हम 6 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो हमें 2 महीने में टास्क या इवैल्यूएशन रिजल्ट्स करना था हमें वो 2 महीने में नहीं, हमें और भी टाइम लग के वो 9 महीने में मिलेगा। तो क्या होना चाहिए कि हमारी जो रिसर्च होनी चाहिए वो एक टाइम बाउंडेड होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हमने पता कर लिया कि जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं या रिसर्च जो है वो कैसे कैसे करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि स्टेप्स, अब हमें किस तरीके से रिसर्च करनी चाहिए। तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले अपनी प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें इस पर रिसर्च करनी है। इवेलुएट द लिटरेचर, मतलब इसको हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जिस रिसर्च को हम कर रहे हैं उस पर पहले किस किस लोगों ने या किस किस टाइम पे काम किया हुआ है। नेक्स्ट है क्रिएट हाइपोथेसिस बनाना है उस पे। रिसर्च डिजाइन, कौन से डिजाइन से हम अपनी रिसर्च को बना रहे हैं वो देखना है। डिस्क्राइब पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन में हम काम करेंगे वो बताना है। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन, किस वे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो देखना है। डाटा एनालिसिस, जो हमने डाटा कलेक्ट किया था वो सही है या नहीं है उसको एनालाइज करना है। स्टैटिस्टिकल मेथड से हमें यूज करके एनालाइज करना है डेटा को। नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग, आफ्टर फुल रिसर्च के बाद हमें क्या क्या फायदे हुए हैं या जो हम रिजल्ट चाह रहे थे वो हमें मिले या नहीं मिले हैं वो देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ओवरऑल है वो है रिसर्च प्रोसेस। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, रिकॉग्नाइज अ गैप इन नॉलेज और अ प्रॉब्लम इन प्रैक्टिस। दिस ऑफन अराइज फ्रॉम द क्लिनिकल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। मेन होता है कि हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम जिस पे करना चाह रहे हैं, पहले होता है कि हम अपनी एक रिसर्च एक प्रॉब्लम जो है
ढूंढे और उस पर हम काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अपने रिसर्च पे जो भी टॉपिक है या जो भी हमने स्टडी करनी है वो पहले आइडेंटिफाई करनी है। कहाँ से करेंगे? क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि क्लिनिकल में क्या होता है, हम लोग हॉस्पिटल में जाके ना डिजीज कंडीशंस बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उसके बिहाफ पे हम सोच लेते हैं कि हाँ टीबी के पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं कैंसर पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं अपनी रिसर्च सोचते हैं कि लोग जो ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं या इफेक्ट हो रहे हैं इस प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम अगर इस पर ज़्यादा काम करेंगे तो हमारी जो रिसर्च है वो थोड़ी इफेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट, refine the problem, narrow the focus to a specific area of interest, मतलब कि हमें जो अपनी रिसर्च करनी है वो क्या करने हैं, ज़्यादा बढ़ावा में वहाँ देना है जहाँ पर लोग इंटरेस्टेड भी हो, प्लस जहाँ पर इंटरेस्टेड के लिए हम काम कर पाए और जहाँ पे हमें डेटा कलेक्शन क्या ज़्यादा मिल पाए। तो हमें क्या करना है, फर्स्टली आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट है reviewing the literature, conduct a thorough literature search, identify existing research related to problem, मतलब कि पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी है। नेक्स्ट, क्रिटिकली इवेलुएट द फाइंडिंग्स, असेस द क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ प्रीवियस स्टडीज, मतलब हमें असेस करना है कि पहले वाली रिसर्च की कैसी क्वालिटी थी और कौन कौन सी जो प्रीवियस स्टडीज है उनको क्या करना है, पढ़ना है कि पहले इस रिसर्च के ऊपर क्या क्या काम हो चुका है, ताकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट है सिंथेसाइज नॉलेज, आइडेंटिफाई गैप्स इन नॉलेज एंड बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर द रिसर्च, मतलब जो रिसर्च पहले हुई थी या हमारी जो प्रॉब्लम है हो सकता है कि सेम हम पहले हो चुकी हो, तो हम एक गैप फिल करने की कोशिश करेंगे। गैप कैसे फिल होगा, जो पुराना डेटा है उसको लेना है और जो नया डेटा पर हमें काम करना है, तो उसमें क्या होगा, हम नई नई नॉलेज गेन करेंगे, नई नई चीज़ों को हम क्या करेंगे, फाउंड करेंगे कि हाँ अगर हम इस काम को करें तो हमारी रिसर्च थोड़ी और इफेक्टिव हो सकती है। तो क्या होता है, सिंथेसाइज द नॉलेज, हमारी नॉलेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या बढ़ रही है पुरानी स्टडी को देख के नए स्टडी में। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, डेवलप अ क्लियर एंड फोकस रिसर्च क्वेश्चन, दिस गाइड द एंटायर रिसर्च प्रोसेस, मतलब हमें अब क्या करना है, फॉर्मुलेट मतलब हमें एक क्लियर और फोकस्ड रिसर्च क्वेश्चन बनाना है जिसपे हमें काम करना है। दिस गाइड द एंटायर रिसर्च प्रोसेस, और वो पूरी की पूरी क्या करेगा, हमारी रिसर्च प्रोसेस करवाने में हेल्प करेगा। फॉर्मुलेट अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस, अ स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब कि फॉर्मुलेट अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जिसपे हमें टेस्ट करना है, हमें ऐसे वेरिएबल्स ढूंढने हैं ताकि हम ऐसे वेरिएबल्स ढूंढने हैं जिनके बीच में हम रिलेशनशिप निकालेंगे, लेकिन वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट वेरिएबल्स आने चाहिए। तो फॉर्मुलेटेड टेस्ट, हम 2 लोगों पे काम करेंगे, हम 50 लोगों पे काम करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इन वेरिएबल्स में रिलेशन देखेंगे कि कितना किसमें क्या अंतर था। नेक्स्ट है डिजाइनिंग द स्टडी, चूज एन अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन, एक अब डिजाइन करना है कि अब हम अपनी रिसर्च जो स्टडी है वो कैसे कंडक्ट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन ढूंढेंगे, जिसमें पहला हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड, मतलब 3 तरीके से हम रिसर्च डिज़ाइन को फाइंड कर सकते हैं कि या तो क्वांटिटेटिव पे काम करें या क्वालिटेटिव अपनी स्टडी में यूज़ करें या फिर मिक्स मेथड यूज़ करें। तो पहले क्या करना है, सेलेक्ट अ सैंपल, अपना एक सैंपल लेना है। डिटरमाइन द पार्टिसिपेंट्स और सब्जेक्ट्स फॉर द स्टडी, मतलब हमें अब एक सैंपल लेना है, जैसे 50 लोगों का हमने एक सैंपल ले लिया जो पार्टिसिपेंट्स है जो उसमें रिसर्च में हमारी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेवलप डाटा कलेक्शन मेथड, अब जो हमारे पास 50 लोगों का जो बंच है हमारे पास, या 50 लोग जो है हमारे पास सैंपल में, तो हम डिसाइड करेंगे कि हाउ द डाटा विल बी गैदर्ड, कि किस तरीके से डाटा गैदर हो सकता है। तो उसमें आता है कि सर्वे से, इंटरव्यू से या ऑब्जर्वेशन से, मतलब कुछ लोगों से हम क्या करेंगे, सर्वे कराएंगे तो हमें अपने जवाब मिल जाएंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, लोगों से जाके बातचीत करेंगे, एक तरीके से इंटरव्यू हम सोचेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, लोग हमें बताएं तो हमारी रिसर्च में वो हेल्प हो जाए। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, जब कुछ लोग नहीं भी बताएंगे तो हम उनको ऑब्जर्व करके चीज़ों को गैदर कर सकते हैं या उनका डेटा जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लान डेटा एनालिसिस, डिटरमाइन हाउ द कलेक्टेड डाटा विल बी एनालाइज, मतलब कि अब हमने इंटरव्यू, पहले तो हमने सैंपल सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने सोचा कि हम लोग इन्फॉर्मेशन कैसे ले, तो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली इंटरव्यू से। अब क्या करना है, हमें प्लान करना है कि अब इस डाटा जो हमने कलेक्ट कर लिया है उसको किस तरीके से एनालाइज करना है, मतलब किस तरीके से अपना काम शुरू करना है। पहला हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया, अब क्या करना है, एनालाइज करना है कि
क्या काम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या काम लाए, तो वो क्या करेंगे हम लोग, कलेक्टिंग डाटा, implement the data collecting plan, gather data according to the study design। अब जो हमने स्टडी डिजाइन लिया, जैसे हमने क्वांटिटेटिव लिया है स्टडी डिजाइन में, तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट हम अपना जो डेटा हमने कलेक्ट किया है अब गैदर करेंगे, मतलब उसमें से भी 50 सैंपल में से भी हमने डाटा गैदर करना है, तो हम 50 में से 25 लोगों का डेटा ले लेंगे अपनी स्टडी में। नेक्स्ट क्या करेंगे, मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी, इंश्योर द डाटा इज एक्यूरेट एंड रिलायबल, मतलब कि जो हमने 25 लोगों का अब डेटा लिया है वो एक्यूरेट होना चाहिए, और रिलायबल मतलब कि हमारी स्टडी में क्या हो, हेल्प हो सके। नेक्स्ट, एनालाइज द डाटा, इसमें क्या करेंगे, यूज अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक, मतलब हमने सब कुछ करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें कि हम कुछ मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, कुछ क्वालिटेटिव टेक्निक्स यूज कर रहे हैं कि हमें अब क्या करना है, हम रिजल्ट की तरफ चल रहे हैं, अपना डेटा एनालाइज कर रहे हैं कि हमने जो डेटा चीज़ें हमने जो वो करी है, रिसर्च करी है कि क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, एनालाइज कर रहे हैं अपने डेटा को। नेक्स्ट है इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स, ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस, अब क्या करना है, कंक्लूड करना है कि हमने 50 का सैंपल लिया था, 25 पे हमने काम किया है, 25 में से भी 15 लोगों पे हमारी रिसर्च क्या रही है, इफेक्टिव रही है, मतलब 15 लोगों को हमने जब इवैल्यूएशन करा तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिला, ये होता है हमारा डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट, डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग्स, report the findings, share the research results through publications, presentations और other means। अब हमारी जो पूरी रिसर्च है, हमें पता लग गया कि हमारा 15 लोगों पे हमारी रिसर्च क्या रही है, इफेक्टिव रही है। अब इफेक्टिव रही है तो हम ये चाहेंगे कि हमारी फाइंडिंग्स किसी और को भी पता लगे, तो हम क्या करेंगे, अपनी रिसर्च को पब्लिकेशंस के थ्रू क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, प्रेजेंटेशंस के थ्रू और लोगों को बताएंगे कि वी हैव डिड दिस रिसर्च और हमारी रिसर्च इतनी इफेक्टिव रही है, फिर कोई और तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी रिसर्च को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट है अप्लाई द फाइंडिंग्स टू प्रैक्टिस, यूज द रिसर्च फाइंडिंग्स टू इंप्रूव द नर्सिंग केयर एंड प्रैक्टिस। हमने जितने लोगों पे काम किया था उसके अकॉर्डिंग 15 लोगों पे हमारी जो रिसर्च थी वो इफेक्टिव रही थी, तो उस इफेक्टिवनेस के लिए हमने जितनी मेहनत करी थी वहां पर कि लोग जो है हमारी कोई भी डिजीज कंडीशन में हम लोगों ने काम किया था, तो 15 सैंपल पे, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, हमने उनके ऊपर काम किया तो 15 पेशेंट हमारे क्या हो गए, सही हो गए। तो उस सही को करने के लिए हमने जो प्रैक्टिस अपने उस टाइम पे यूज करी, तो हमें क्या करना है, अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में भी या अपनी नॉर्मल नर्सिंग केयर में भी उन चीज को अप्लाई करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, डायबिटिक पेशेंट जो है वो ठीक हो पाए। तो ये होता है डिसेमिनेटिंग द फाइंडिंग्स, मतलब कि अपनी फाइंडिंग्स को हम कहीं और भी अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारी रिसर्च जो है थोड़ी सी और इफेक्टिव हो पाए। थैंक यू।